तो बड़ा 70 का दशक और 90 का दशक, यहां पर साइकिल बड़ी बात थी और यहां पर स्कूटर या मोटरसाइकिल। प्रेजेंट में तो बेटा आजकल शादी में कार आम बात है बेटा, हर आदमी के पास कार होने को बड़ी बात नहीं है। यहां पर हर आदमी के पास कार नहीं होती थी बेटा 90 के दशक में, और यहां पे तो खैर कह रहे क्या। फोन कनेक्शन 70 में ना के बराबर, यहां पर फोन होते थे लेकिन बहुत कम, पूरे मोहल्ले में एक या दो। होटल से खाना मंगाना इधर तो होता ही नहीं था बेटा, होटल में खाना या घर पर खाना मंगवाना तो बेटा मंगवाना तो पॉसिबल नहीं था, स्विगी जोमेटो थे नहीं। और होटल में खाने के लिए बहुत रेयर होता था कि हाँ भाई कोई ओकेजन है, भाई आज कोई बर्थडे है कोई हुआ तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं। क्यों बेटा? हमारे तो पता है बेटा, पेरेंट्स को जानते हैं बेटा, वो बर्थडे मनाते भी हैं बेटा। गुड। अरे आपके तो आपको पता ही होगा, अरे दादाजी का वही कह रहे हैं वो। आधार कार्ड है ना बस। डब्बे में भी होटल में खाना था लेकिन घर पर मंगाने की परंपरा नहीं थी। और आज के युग में अगर बात की जाए तो बेटा स्विगी जोमेटो जिंदाबाद है, हफ्ते में एक दो बार तो चलता ही चलता है बेटा। मनोरंजन के साधन यहाँ पर था कबड्डी खो खो रामलीला, अरे वाह बेटा, लेकिन उतने नहीं थे बेटा। टीवी पे केवल दूरदर्शन होता था, वो और बात थी कि टीवी कई सारे मोहल्लों में से किसी एक घर में होता था, और ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाला टीवी। जिसके घर टीवी होता था वो खुद बेचारा बाहर खड़ा रहता था, क्योंकि पूरा मोहल्ला घर के अंदर होता था। 90s तक आते आते हमारे पास रंगीन टीवी आ चुके थे, और लगभग तब तक हर घर में टीवी आना शुरू हो गया था। तब कोई किसी का देखने नहीं जाता था, और आजकल तो एक घर में 4-4 होते हैं बेटा, जितने रूम है उतने टीवी। व्यापार के लिए सरकारी नीतियां, तो बेटा जब आप व्यापार करते हैं तो सरकार की नीतियां तो आपको प्रभावित करती हैं। जैसे कि आपको वहां पे अगर व्यवसाय शुरू करना है तो उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको कि आप पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। उसके बाद आपके लिए प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली नीतियां बनाई गई, सीसीए, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि किसी भी प्रकार से जो स्वस्थ प्रतियोगिता है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, और कंपटीशन के बहुत फायदे होते हैं बेटा। अगर क्लास में बच्चे प्रतिस्पर्धा कर लें कि ज्यादा नंबर कौन लाता है, ला, लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। आपको नंबर ज्यादा लाने हैं, दूसरे के नंबर कम नहीं करने आपको। हाँ, उसको पीट दिया आपने, बेचारा एक हफ्ता बेड से नहीं उठा, पढ़ ही नहीं पाया, नंबर खराब, वो नहीं बेटा। फेयर, आप भी पढ़ाई करो, उसको भी पढ़ाई कर दो, और फिर देखो किसके नंबर ज्यादा आते हैं, तो प्रतियोगिता का फायदा ही होता है बेटा।
अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सीसीआई के बारे में डिटेल से। इसके बाद उपभोक्ता कानून है, यहां तक कि व्यवसाय को बंद करने के लिए भी नीति और कानून है। दिवालिया घोषित कर सकते हो आप। अब आपके ऊपर कितने का ही कर्जा क्यों ना हो, कितने का ही कर्जा क्यों ना हो, अगर आप दिवालिया घोषित हो गए तो कहानी खत्म बेटा। उसके बाद आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांग सकता वैसा। लोन सारे अधिकार खत्म। हाँ, मांग नहीं सकते। जैसे आपने 500 करोड़ का लोन ले लिया बैंक से और बाद में कहते सब ये लो, नील बटे सन्नाटा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, दिखा दो खर्चा हो गया, डूब गया, अब ये 500 करोड़ आपके, एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो। आपको दोबारा लोन लेने की जरूरत ही क्या है? अरे आप तो पब्लिक को लोन दे सकते हो। बेटा कौन से देश में रहते हो आप? फिर भूल क्यों जाते बार बार? इंडिया ही है, सारे जुगाड़ है हमारे पास। तो आर्थिक नीतियों में सबसे पहले है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार के कर और खर्च की नीति, यानी कि सरकार की आय और व्यय की नीति, इसे कहते हैं राजकोषीय नीति। और ये आरबीआई की ब्याज की दरों की नीति, मौद्रिक नीति, जिसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 5 में, यानी कि अगले चैप्टर में। कृषि नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार। तो कृषि नीति किसके लिए बनाई जाएगी? अरे कृषि के लिए बनाई जाएगी। और औद्योगिक नीति और विदेश व्यापार नीति, बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद आ जाओ बेटा अपने 5 महत्वपूर्ण संकेतक पर जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जीडीपी, मुद्रास्फीति, कर दरें, ब्याज दरें और विनिमय दरें। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा इसको। जीडीपी समझते हो क्या? सकल घरेलू उत्पाद। हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य। अरे वस्तुओं का अंतिम मूल्य नहीं, अंतिम वस्तु का मूल्य। तो अंतिम मूल्य क्या होता है? हाँ, अंतिम वस्तु का मूल्य। इन 5 का व्यवहार होना चाहिए ये। तो पूरी डिटेल पढ़ने की बजाय इतना से याद रखिएगा। जीडीपी देश की हमेशा कैसी होनी चाहिए बेटा? तो जीडीपी बढ़ा देश का फायदा कि नुकसान? तो फायदा कब है? जीडीपी जब तो बढ़ती होनी चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी। मुद्रास्फीति मध्यम होनी चाहिए। बेसिकली मुद्रास्फीति यानी कि हल्की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है बेटा। टॉनिक मतलब स्वास्थ्यवर्धक दवा। मान लो कि ये पेन 100 रुपए का है, 101 रुपए का हो गया, तो खरीदने वाले पे क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कंपनी को 1 रुपए का मुनाफा हो गया। और मान लो कि अगर कंपनी 100 करोड़ पेन एक दिन में बेचती है, तो एक दिन में प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 100 करोड़ का। अब कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन लोगों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी दशा में जब कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी उत्पादन को घटाएगी कि बढ़ाएगी? उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार, रोजगार बढ़ेगा तो आय, आय बढ़ेगी तो खर्च, खर्च बढ़ेगा तो मांग, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन और ज्यादा, रोजगार, आय, व्यय, मांग, तो उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। फायदा कि नुकसान? तो मुद्रास्फीति कैसे होनी चाहिए बेटा? हाँ, हाइपर ना हो जाए कहीं। हाइपर मुद्रास्फीति
हिंदी में बोलते हैं सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। कैसे दौड़ती हुई? सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। वो नहीं होनी चाहिए भाई साहब। वो हो गई तो फिर जिम्बाब्वे वाले हालत हो जाएगी बेटा कि एक कप चाय 35 लाख की है, लो पी लो भाई। 3 चाय दियो 1 करोड़ 5 लाख। एक चाय 35 लाख की तो 3 चाय कितने की? पीनी है क्या? बेटा 1 करोड़ 5 लाख चाय पे खर्च कर दे, इतने बेवकूफ हम नहीं है बेटा। चाय पीना ही छोड़ देंगे बेटा। नहीं 35 लाख रुपए को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे 5 रुपए मिलेंगे। अगर वहां के 35 लाख इंडिया में लाओगे तो उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए। हाँ हाँ, अगर आप इंडिया से वहां जा रहे हो तो आप वहां जा रहे हो तो आप 5 रुपए दोगे, 5 रुपए के 35 लाख मिल जाएंगे आपको। तो आपको चाहे, अरे समझे नहीं बेटा, अरे मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई ना, तो उनको तो नुकसान ही है ना बेटा। इससे मुद्रास्फीति होनी चाहिए बिल्कुल मध्यम। कर होने चाहिए कम, क्योंकि कर कम लगेंगे तो उद्योग जो उद्यमी है, उत्पादक है, वो कम कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो उनका लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा तो वो उत्पादन को बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो, और फिर तो इससे निवेशकों को फायदा होगा। किसको फायदा होगा बेटा? ब्याज की दर क्या होनी चाहिए बेटा? क्योंकि ब्याज की दर कम होगी तो लोग निवेश क्या करेंगे? तो उत्पादन, रोजगार, आय, व्यय, मांग, कीमत, लाभ, उत्पादन और भी ज्यादा। विनिमय दर होनी चाहिए मध्यम, यानी बहुत ज्यादा ना तो अवमूल्यन होना चाहिए और ना ही अधिमूल्यन। समझो बेटा। $1 बराबर 80 रुपए वर्तमान में। चलो मान लो कि बेस प्राइस 60 रुपए, बेस कितना है? 60, और ये हो जाए $1 बराबर 80 रुपए, तो इसको बोलेंगे हम अवमूल्यन। क्या हो गया बेटा? ये मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। यहां पे मुद्रा का मूल्य बढ़ा नहीं है, कम हो गया बेटा, क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 60 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए कितने देने पड़ेंगे? 80। तो भैया नुकसान है, फायदा नहीं है। लेकिन $1 बराबर 40 रुपए हो जाए तो हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ गया। अब हम कह रहे हैं कि भैया ना तो बहुत ज्यादा अवमूल्यन हो, ना ही बहुत ज्यादा अधिमूल्यन। वैसे फायदा अवमूल्यन में ज्यादा होता है। ये सिर्फ अर्थशास्त्री समझ सकते हैं बेटा, आप भी तो हो। समझो, ये अमेरिकन पेन है, अमेरिकन पेन। अरे गरीबों, माना कि ये और $1 का है। कितने डॉलर का है? तो इसके लिए पहले हमें कितने रुपए चुकाने पड़ते थे? अब कितने चुकाने पड़ेंगे? फायदा हो गया कि नुकसान? सस्ता हो गया कि महंगा? तो हम मंगाना बंद कर देंगे, नहीं चाहिए साहब, 80 रुपए का नहीं चाहिए। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि हमारे आयात कम हो गए बेटा, हमारा आयात क्या हो गए? कम। अब ये भारतीय पेन है, $1 का $1 का। पहले वो $1 देते थे तो हमारे यहां से कितने पेन ले जाते थे? अब $1 में कितने मिलेंगे? तो हमारा पेन उनके लिए सस्ता हो गया कि महंगा? अरे पहले $1 के 60, अब $1 के 80। फायदा हुआ कि नुकसान?
सस्ता हो गया ना, तो वो हमसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो वो जो खरीदेंगे वो हमारा क्या होगा, तो निर्यात बढ़ गया और आयात, जब देश में क्या हुआ, फायदा ही तो है, नुकसान का है। दूसरा फायदा, मान लो हमने $1,00,000 का लोन लिया, तो पहले इसकी वैल्यू थी $1,00,000 इंटू 60, और अब $1,00,000 लिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, फायदा की नुकसान। पहले भी 1,00,000 ही लिया था, अभी भी 1,00,000 ही लिया है, वहां तो अमाउंट नहीं बढ़ा ना, यहां तो अमाउंट बढ़ गया ना, 80 लाख। अरे तो वापस मुद्रा का मूल्य चेंज कर देंगे। ये एक लाइन है, इसको काटे बिना छोटा करना है। इसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग, और मैनेज फ्लोटिंग में हम डॉलर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं जब रुपए की वैल्यू कम करनी होती है। तो अब आप सोचोगे कि डॉलर की वैल्यू आप कैसे बढ़ा दोगे। ये है डॉलर की मांग और ये है डॉलर की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। हम डॉलर की मांग को बढ़ा देंगे, डॉलर की मांग बढ़ते डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा, उसका मूल्य बढ़ना अपना मूल्य घटना, हिसाब बराबर। और अगर कभी उसकी वैल्यू कम करनी हो कि डॉलर की वैल्यू क्या करनी है, कम, हम पूर्ति बढ़ा देंगे बेटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे इसकी पूर्ति बढ़ेगी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम और अपनी वैल्यू ज़्यादा, इसका अवमूल्यन अपना अधिमूल्यन, हिसाब बराबर बेटा। तो ये कहानी तो अपने हाथ में ही है, जब चाहेंगे तो खिसका लेंगे बेटा, जैसे खिसका इधर या उधर, डोंट वरी एंड बी हैप्पी बेटा। नुकसान हो जाएगा जितना ज़्यादा अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाओगे ना। अरे बेटा $1 बराबर 60 से आप 80 पे आए थे, तो आपके निर्यात बढ़ गए, आयात घट गए, लेकिन जैसे आप इसको 40 पे ले जाओगे ना, तो आयात बढ़ जाएंगे, निर्यात घट जाएंगे बेटा। हमारा प्रोडक्ट इनके लिए महंगा हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता। क्यों नुकसान करवा रहे हो बेटा। सेवा किसका नुकसान हो गया भाई। बेटा वो सैलरी डॉलर में देते हैं, डजंट मैटर कि आपके देश में उसकी वैल्यू क्या है। अरे मेरे भाई उन्होंने फिक्स कर दिया आपको $1,00,000 देंगे, बात खत्म। अच्छा आपके देश में वो कितने का ही हो, आज आप कुवैत जाओ काम करने के लिए, वहां पे अगर आपको 50,000 सैलरी मिल, बहुत ज्यादा हो गई, तो 10,000 सैलरी मिल जाए ना तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, क्योंकि वहां का ₹1 यहाँ का ₹250 है। मेरे भाई आप चाहे इंडिया से जाओ चाहे उनका खुद का हो, 10,000 देंगे, 10,000 देंगे, उनको फर्क पड़ता है कि आप कहां से आए हो। आपको सैलरी पे काम करना है तो आ जाओ, नहीं आना तो बताओ। अब आपके देश में जाके वहां आपको 10,000 की सैलरी मिल गई कुवैत में, 10,000 इंटू 250, तो अगले के लिए तो 10,000 ही गए, आपके पास कितने आ गए, महीने के 25 लाख कमा रहा हूं भाई साहब, तो साल के कितने हो गए, अब लगा लो साल भर में, और 5 साल काम कराए तो उसके बाद इंडिया में आके फैक्ट्री लगा दिया आपने, कौन बनेगा करोड़पति। बेटा वस्तु का महंगा होना मुद्रास्फीति नहीं है, कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति है। अब स्फीति लगातार घटना, सपोज पेट्रोल इंडिया में 2,000 रुपए लीटर हो जाए तो इसको मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। फिर 2,000 मूल्य 5 साल तक 2,000 रहना चाहिए, बस बढ़ना नहीं चाहिए, तो ये मुद्रास्फीति नहीं है।
लेकिन पेट्रोल 100 रुपये लीटर से 108 हो गया, फिर 116 हो गया, 120 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतों का लगातार बढ़ना, और अभिस्फीति का मतलब होता है कीमतों का लगातार घटना। महंगा होना मुद्रास्फीति नहीं है। कोई चीज महंगी है इसको तो मुद्रास्फीति नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं वो मुद्रास्फीति है। चलिए, तो पांचों पॉइंट क्लियर हो गए क्या बेटा आपने? तो दोबारा से देख लेते हैं बेटा। जीडीपी बेटा कैसी होनी चाहिए? मुद्रास्फीति, कर, ब्याज, विनिमय दर। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा मुद्दे पर पहुंचो सीधा, और ये 4 नीतियां वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बेटा। पहली नीतियां कौन सी नीतियां बेटा? दूसरी, तीसरी और चौथी। समझो बेटा जरा ध्यान से। उन्नीस सौ 47 में जब हम लोग आजाद हुए, गलती से, तो हमने बैठ के सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी भाई जिसकी 200 साल सजा भुगती हम लोगों ने। तो बैठ के सोचने पर दिमाग में ख्याल है कि हमने एक ही गलती की थी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम, ऐसे एमएनसीज को हमने इंडिया में आने दिया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर ये इंडिया में नहीं आई होती तो शायद हम कभी गुलाम बनते नहीं। ये सोचकर हमने कसम खाई थी कि अब भारत में एमएनसीज को नहीं आने देंगे, यानी बहुराष्ट्रीय निगम भारत में नहीं आने देंगे। तो हमने एमएनसीज के आने पे लगा दी रोक कि बहुराष्ट्रीय निगम भारत में नहीं आएंगे। फिर किसी ने कहा कि साहब मैं तो व्यापार करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम तो निर्यात आयात करेंगे साहब, इंडियन प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमारे को। तो आपने कहा कर ले भाई, मना किसने किया? %150 टैरिफ। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, आयात कर। 150%। 100 करोड़ का सामान मंगाया, 150 करोड़ रुपए टैक्स, बस। क्या इसमें? सब 10 रुपए का समोसा, 15 रुपए टैक्स, 25 रुपए का हो गया बस। ले कर ले भैया आयात, मना नहीं कर, मना तो करते ही नहीं हम लोग, मंगा ले। अब 150% टैरिफ पे भाई साहब कौन आयात निर्यात करे? फिर भी किसी ने हिम्मत दिखाई कि भाई मैं तो आयात करूंगा। फेरा लगा दिया बेटा हमने। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध नियमन अधिनियम, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बोले इसमें क्या होगा? बोले आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होगी ना, देंगे नहीं हम, लेकर ले बेटा आयात। फिर भी बंदे ने हिम्मत दिखाई कि मैं तो आयात के बदले निर्यात कर लूंगा। अब कैसे रोकोगे? या निर्यात के बदले आयात कर लूंगा। तो हमने कहा बेटा ठहर जा, मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिए बेटा हमने, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि इस मात्रा से ज्यादा ना तो आयात कर सकता है ना ही निर्यात। जा कर ले बेटा जा। ये जितनी भी नीतियां थी ना हमारी, ये सारी नीतियां हमारी सुरक्षात्मक नीतियां थी बेटा।
क्योंकि हम भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करना चाहते थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था बेटा, क्योंकि हम जानते थे कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में आ गई ना तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे बेटा। हमारी कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर पाए बेटा। 1985 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन भारत की स्थिति बिगड़ने लगी और 1991 तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म हो गई बेटा। हमारे पास विदेशी विनिमय कोष बचे थे 1.1 अरब डॉलर और हम सिर्फ 3 सप्ताह तक आयात कर सकते थे। 3 सप्ताह बाद आयात करने का पैसा खत्म और हमारा देश कर्जा मांगा वर्ल्ड बैंक से, मना कर दिया उन्होंने। आईएमएफ ने मना कर दिया, आईडीए ने मना कर दिया, एडीबी ने मना कर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिया कर्जा, और वो भी सोना गिरवी रखकर। हमने अपना सोना गिरवी रखा और इंग्लैंड से लोन लिया। एक बार तो डूबती इकोनॉमी को बचाया और फिर इस महान व्यक्ति ने हमारी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीएचडी वाले भी डॉक्टर होते हैं बेटा, अर्थशास्त्री हैं भाई साहब। 24 जुलाई 1991 में हमने ये नीति जो थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति शुरू की बेटा हमने। सबसे पहले ये जो एमएनसीज के आने पे रोक लगा रखी थी, इसको हटा दिया बेटा, जिससे बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई और अपने साथ बहुत सारा विदेशी विनिमय लेके आई, तो इंडिया का खजाना भरने लगा। इनकी शर्त थी कि आयात निर्यात पे प्रतिबंध हटाए जाएं। %10 टैरिफ कर दिया, 150 से 10। फेरा की जगह फेमा आ गया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, सारे मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त। तो आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर की ओर गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आना चाहती थी, क्योंकि इंडिया का मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। आप सोचेंगे चाइना है, क्योंकि वहां की जनसंख्या तो हमसे भी ज्यादा है, लेकिन चाइना के लोग विदेशी सामान खरीदते नहीं बेटा, क्योंकि वो खुद इतनी कम लागत में इतने बढ़िया उत्पाद बना लेते हैं कि उनको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम थे जिनके पास कोई जुगाड़ ही नहीं था बेटा। 1990s तक की बात बताता हूं, हमारे घर में टीवी हुआ करते थे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट। बड़ी अजीब सी जिंदगी जी रहे थे बेटा हम लोग। घर में टीवी है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, टीवी पर एक ही चैनल है जिसका कोई दूर से भी दर्शन ना करे, लेकिन हमारे लिए सब कुछ वही था, सब कुछ वही। टीवी पर एक ही चैनल आता हो और उस पर कुछ ना आता हो ना, तो बहुत दुख होता है बेटा।
कई बार घर पे बैठे होते थे, चलो बाहर बारिश आ रही है, खेलने नहीं जा सकते, टीवी चला लो। टीवी पे करेगा बोला चौपाल। किसान भाइयों, आज हम आपको खाद बनाना सिखाएंगे। मैं क्या करूं भाई खाद बनाना जान के? मैंने कौन सी खाद बनानी है? फसलों में कीड़े कितने प्रकार के होते हैं, उन कीड़ों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए। किसान भाइयों का प्रोग्राम चौपाल। वो खत्म हो गया तो फिर प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रम शुरू होते थे बेटा। 1 घंटा प्रादेशिक प्रोग्राम आते थे, जैसे आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, हरियाणवी, भगवान जाने। तो तमिल प्रोग्राम आ रहा है 1 घंटा। अब आप बैठ के सोच रहे हो कि भाई क्या हो रहा है ये, क्यों 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 क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। हफ्ते में 1 बार तो चित्रा आता था, गाने आते थे उसमें, आधे घंटे गाने का प्रोग्राम। और उसमें आज के तरह नए गाने नहीं आते थे, 15 साल 20 साल पुरानी फिल्मों में गाने आते थे उसमें। वो देख के भी हम खुश होते थे, अरे गाना देखा हमने। हफ्ते में 1 मूवी आती थी संडे को, और संडे को सुबह रामायण। रामायण आता, दुकानें बंद, सब लोग अपने घर। अब बोले सब जानते 1 घंटे कोई आने वाला नहीं है, पूरी दुनिया क्या देख रही है, रामायण। 1 घंटे तो मार्केट फिर खुलता था दोबारा। तो ऐसी जिंदगी जी हम लोगों ने। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी गोली मार के, तो उसके बाद 3 दिन तक टीवी पे से शहनाई वादन आया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो जैसे रोने वाली धुन होती है ना, वो धुन बजा रहे 3 दिन तक। अब जिसके पास एक ही सहारा हो और वो खुद ही बेसहारा हो, तो वही हालत थी बेटा हमारी। लेकिन 1990s के बाद हमारे लाइफ बदली अचानक। हमने इस एक जिंदगी में 2 अलग जिंदगियां देखी बेटा। एक जिंदगी थी हमारी 1990 से पहले वाली, और एक देखी हमने 1990 के बाद वाले। अब हमारे पास कलर टीवी आ गए थे भाई साहब, और उसके साथ आता था रिमोट। यानी अब हमारे घर में टीवी थी, और वो भी कौन से, रिमोट वाले। उसके बाद डिश आई, और पता लगा टीवी में 200 चैनल हैं। हम सारे दिन गाना सुन सकते थे, क्योंकि इसमें म्यूजिक चैनल थे, और कुछ मूवी चैनल थे, इसमें सारे दिन क्या आती थी, मूवी। हमारे लिए वो एक, अब क्या वर्ड यूज करोगे, करिश्मे से बढ़ के था। एमएनसी इस इंडिया में आई तो इंडिया में नए नए प्रोडक्ट आने लगे। वीसीआर हुआ करते थे हमारे पास पहले, जिसमें हम बड़ी बड़ी कैसेट चला के पीछे दिखा करते थे। फिर बाद में वीसीडी प्लेयर आ गए, बाद में डीवीडी प्लेयर आ गए। लाइफ और चेंज हो गई भाई साहब। अब तो बेटा वो तो अब आई ना, वीसीआर को तो वीसीडी ने रिप्लेस किया था बेटा, कि वीसीआर ये क्या आ गई बेटा, वीसीडी आ गई, फिर डीवीडी आ गई। लाइफ एकदम चेंज। मैकडी आ गया, लोग बर्गर खाने लगे, जो जानते नहीं थे बर्गर होता क्या है। और बर्गर खाते भी कैसे थे, ऐसे तोड़ के रोटी की तरह। पिज्जा खाने जाते बोले सर सब्जी तो दे, ये खाली रोटी दे के जा रहा है, सब्जी नहीं है इसके साथ। बोले सब्जी इसी में ही है, खा ले। इतनी बड़ा दुकान खोल के बैठा है, और जहाँ पे खाली सब्जी देके, यहाँ पे खाली रोटी, सॉरी सॉस में लगा के रोटी खानी पड़ रही है, बताओ, टमाटर की सॉस। बिल्कुल बेटा, शुरू से जयपुर में हूं बेटा मैंने। जयपुर को, हाँ, तो मैं ये अपने जो 5 बत्ती पे मैकडी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। इसी में गए थे पहली बार। जब पहली बार गए तो लोग ऐसे, कई लोग तो ऐसे थे जो रोटी सब्जी लगा के खा रहे हैं आराम से। बेटा उस टाइम तो बहुत बुरा भी लगा था। मेरा फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था मैकडी का, वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। हमारी आदत क्या थी, हम किसी भी होटल में जाते थे, जाके बैठ गए, वेटर आएगा, ऑर्डर लेके जाएगा, फिर वो खाना लेके आएगा, बिल लेके आएगा,
वहां पे हम जाके बैठ गए, आधा घंटा हो गया, कोई आया ही नहीं। फिर देखा कि लोग खुद ही जा रहे हैं, हम भी चले गए। ऑर्डर दिया, पैसे दिए, बोले पैसे एडवांस, बोले हाँ ठीक है भाई। अब उसने लाके ट्रे दे दी, ले लो। अब वो ट्रे उठा के और सीट तक जाना, वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि यार मैं वेटर हूं, मैं ट्रे उठा के जा रहा हूं, कोई देख लेगा मेरे को। फिर देखा सब जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी सेल्फ सर्विस वाली जगह पे कोई ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं किया था भैया। जहां भी किया था वहां जाके बैठते थे, वेटर आ गया, हाँ भैया ये लिया ये लिया ये लिया, और बिल लिया। वो हमने वही लाइफ देखी थी, हमने देखा था कि खुद ऐसे ट्रे उठा के। आज तो आदि हो गया, आज फर्क नहीं पड़ता बेटा हमें, लेकिन मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था उस ट्रे को उठा के अपनी सीट तक जाना, कि मैं ट्रे उठा के जा रहा हूं। अरे यार मैं वेटर हूं मैं। हमारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी बेटा। पेजर आए थे, पेजर पेजर हुआ करते थे, एक डिवाइस जिस पर मैसेज आता था बेटा। पुष्पा देखी है? इतनी सी डिवाइस, इसमें सिर्फ क्या आते हैं, मैसेज, दैट इज पेजर, उसको बोलते हैं पेजर। तो पेजर पहली बार ऐसी डिवाइस थी जो आपको लोगों से कांटेक्ट में रखती थी जब आप घर से बाहर हैं। वरना पहले का रूल ये था कि अगर आप घर से बाहर निकल गए ना, तो कोई नहीं पकड़ सकता आपको। अब तो घर आएगा तभी आएगा आदमी, चाहे घर में कुछ ही हो जाए भाई साहब, जब आएगा तभी आएगा। फिर आया पेजर, कि किसी को भी आपसे कॉल करना है तो उस पर क्या होता था, पेजर में मैसेज आता था, इसमें लिखा होता था कि इस नंबर का आदमी आपसे बात करना चाहता है, या फिर जो मैसेज होता, मैसेज आता था उसमें। फिर उसको देखकर हम एसटीडी पे जाते थे, फोन मिलाते थे और बात करते थे। और फिर आए मोबाइल, और उससे तो नाइनटीन 91 से पहले जयपुर में घूमने के लिए रामनिवास बाग हुआ करता था, खाली रामनिवास गार्डन, जहां पे जू है ना, वो पेरेंट्स खाली वही लेके जाते थे बस। और वहां पे एक जगह हुआ करती थी जहां पे कैफे रेस्टोरेंट थे, किरण कैफे फेमस था वहां पे जाके लोग खाते, डोसा वोसा मिलता था वहां पे। तो खुश होता था, आज हम वहां गए थे किरण कैफे, डोसा खा के आए थे। डोसा खाना मतलब बहुत बड़ी बात। आज ये रोज पिज्जा खाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंट लाइफ है बेटा ये। आप कभी सोच रहे थे कि एक लाइफ आप ऐसे जी रहे हो और एक लाइफ आप ऐसे जी रहे हो। आप एक लाइफ जहां पे कुछ भी नहीं था, टीवी पे एक चैनल वो भी नहीं आता था, और अब कितने चैनल है भाई टीवी पे। ताज्जुब होता है मुझे कि घर में टीवी में कितने 400-500 चैनल तो आजकल ज्यादा ही हो गए शायद मेरे हिसाब से। और उसके बाद भी हॉटस्टार अलग से ले रखा है, प्राइम अलग से ले रखा है, नेटफ्लिक्स ले रखा है। अरे भाई तुम्हारे को टीवी भी 500 चैनल कम पड़ रहे तुम्हारे को। हमारे को देखो एक चैनल पूरी जिंदगी निकाल दी हमने, वो भी दूरदर्शन। हाँ शक्तिमान देखते थे बच्चे DD1 पर। कौन है शक्तिमान? आपका नाम क्या है? शक्तिमान, ओनली शक्ति, वेरी गुड है। तो सुरक्षात्मक नीतियां याद रखिएगा, सुरक्षात्मक नीतियां बनाई थी भारत ने सबसे पहले, जिसका उद्देश्य था भारत में जो व्यवसाय हो रहा है उसको सुरक्षित करना। क्योंकि हम जानते थे कि विदेशी कंपनियां जब भारत में आ गई ना, तो भारतीय कंपनियां खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। जैसे जैसे भारत में विदेशी कंपनियां आती गई, भारतीय कंपनियां खत्म हो गई बेटा, साफ। तो नीति पहली कौन सी? सुरक्षात्मक। और प्रतिबंधात्मक से शुरू करेंगे कल।